जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका वीनेशन ट्रिपल वन के एक नए एपिसोड में जहां आपके लिए लेकर आते हैं इंडियन डिफेंस की प्रमुख अपडेट्स को सबसे पहले। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के अपने अपडेट की हम शुरुआत करने वाले हैं हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर आई एक बड़ी अपडेट से। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इस समय तेजस को इंडिजनाइज करने का हर संभव प्रयास कर रही है और ज्यादा से ज्यादा जो क्रिटिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स हैं इनको इंडिजनाइज किया जा रहा है। इसी क्रम में भारत के सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट अनंत कृष्णन एम सर ने एक ऐसी रिपोर्ट सामने रखी है जो कि काफी खुश करने वाली है। अनंत कृष्णन एम सर की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अब स्वदेश निर्मित जो प्राइमरी एक्चुएटर्स हैं जिनका कोड नेम डालिया है, इन्हें लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इंटीग्रेट करने के लिए तैयार है। और इससे तेजस में जो इंडिजिनस पावर है ये और भी ज्यादा मजबूत होगी। रिपोर्ट्स की बात माने तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन होम ग्रोन जो एक्चुएटर्स हैं इनको बेसिकली अपनी जो नेशनल आयरन बर्ड फैसिलिटी है जो कि एचएएल के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर के अंतर्गत आती है, वहां पर इनको इंटीग्रेट और टेस्ट करने की शुरुआत कर दी है। अब अगर हम इंटीग्रेशन टेस्ट की बात माने तो ये एक क्रिटिकल स्टेप होता है परफॉर्मेंस और कंपैटिबिलिटी को वैलिडेट करने का। दरअसल अगर हम आसान शब्दों में बात करें तो यहाँ पर ये देखा जाएगा कि जो डिजिटल फ्लाइट कंट्रोल कंप्यूटर हैं इससे जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम एक्चुएटर्स हैं इनकी कंपैटिबिलिटी और परफॉर्मेंस को देखा जाएगा और चीज़ों को वैलिडेट किया जाएगा। एक्सपर्ट्स की बात माने तो उनके हिसाब से ये एक बड़ा कदम हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें प्राइमरी एक्चुएटर्स की तो इनकी टेस्टिंग के बाद ही चीज़ें वैलिडेट की जाएंगी और एक बार जब वैलिडेट हो जाएंगी तो इनका इस्तेमाल आपको लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में होता भी दिखाई पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम एचएएल की रिपोर्ट की बात माने तो एचएएल इस समय अलग अलग पार्ट्स को चिन्हित कर चुकी है तेजस की, जिसको अभी तक हम इंपोर्ट करते आए हैं और उनको भी इंडिजनाइज करने के लिए जो रोड मैप है वो तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर उद्देश्य क्लियर है, तेजस को 100% इंडिजिनस करने का। हम मानते हैं कि ये चीज़ आज नहीं होगी, लेकिन चरणबद्ध तरीके से चलने पर एक नियमित लय पर चलने पर ये चीज़ें अचीव की जा सकती है। हालांकि सबसे बड़ा अड़ंगा हमारे लिए जो होगा वो जेट इंजन होगा, लेकिन जिस प्रकार कावेरी इंजन को लेकर अब रिपोर्ट सामने आ रही हैं उससे हम ये भी भरोसा दिला सकते हैं कि बहुत जल्दी 100% इंडिजनाइजेशन का जो लक्ष्य है वो अचीव किया जा सकता है। जैसा कि आपको हमने डिफेंस न्यूज के वीडियो में बताया था कि हाल ही में एक फिशिंग वेसल और इंडियन सबमरीन के बीच में जो टक्कर हुई थी उसको लेकर खबरें सामने आई थी, तो शायद ये रिपोर्ट आपको थोड़ी चौंका दे, क्योंकि जनवरी 2023 में कमीशन की गई जो आईएनएस वागिर है जो कि स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं सबमरीन है, ये टक्कर इसकी हुई है एक फिशिंग वेसल के साथ। जी हाँ, आईएनएस वागिर और एक फिशिंग वेसल की टक्कर हुई है। इसको लेकर जो स्पष्टीकरण है वो सोर्सेस के द्वारा सामने रखा गया है। अभी तक मीडिया के हवाले से अगर हम बात करें तो रिपोर्ट को लेकर जो जानकारी सामने आई है उसमें ये बताया जा रहा है कि जो आईएनएस वागिर है ये बेसिकली करवार पोर्ट से मुंबई पोर्ट के लिए रवाना हो रही थी रूटीन ऑपरेशन के लिए, लेकिन इसी दौरान तकरीबन ये हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि सबमरीन जिस समय सरफेस हो रही थी तो उस समय इसके जो सेंसर्स थे उन्होंने कोई नियर बाय वेसल्स को डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन एक जो छोटी वुडन वेसल है या फिशिंग बोट आप कह सकते हैं वो पीछे से आ रही थी। सबमरीन के सरफेस होने के तकरीबन 400 से लेकर 500 मीटर के दायरे पर वो वेसल थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आप कह सकते हैं कि जो उसको कंट्रोल करने वाले वहाँ पर फिशरमैन थे वो इसको देख नहीं पाते हैं और सही समय पर जो बचाव का मनूवर है वो नहीं कर पाते, जिससे जो नाव होती है वो सीधे आके सबमरीन में टकराती है। अब क्योंकि यहाँ पर डैमेज को लेकर जो बातें चल रही थी तो आपको बता दें कि ये एक छोटी फिशिंग वेसल थी जो कि लकड़ी से बनी थी और रिपोर्ट्स में बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो इम्पैक्ट है उसके तुरंत बाद जो फिशिंग वेसल है वो टूट गई थी और उसमें जो 2 कैजुअलिटीज़ हैं वो सामने आई हैं, लेकिन सबमरीन को कोई भी मेजर डैमेज नहीं हुआ है। जो माइनर डैमेज है यही नोटिस किए गए हैं। हालांकि इस इम्पैक्ट के बाद सबमरीन वापस सबमर्ज नहीं हुई है और ये सरफेस में रह करके ही मुंबई पोर्ट तक आई है, लेकिन फिर भी इस मामले की जांच चल रही है कि आखिरकार कैसे सबमरीन को इस फिशिंग वेसल के बारे में पता नहीं चला और कैसे फिशिंग वेसल ने भी यहाँ पर जो इम्पैक्ट है उससे पहले अपने आप को बचाया नहीं। कुछ सोर्सेज ये भी दावा करते हैं कि क्यूरियोसिटी की वजह से, उत्सुकता की वजह से जो ये हादसा है ये हुआ है, जहाँ पर जो मछुआरे थे उन्होंने सही समय पर बचाव के जो मनूवर है वो नहीं किए। हमारी अगली बड़ी अपडेट एडवांस फ्रीडम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम को लेकर आ रही है। एक लंबे अरसे के बाद फाइनली डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को लेकर के जो चुप्पी है वो तोड़ दी है, जहां पर डीआरडीओ चीफ की तरफ से ये कहा गया है कि ये एयरक्राफ्ट जो है 2034 तक अपने सभी डेवलपमेंटल ट्रायल्स को पूरा कर लेगा और 2035 में इसे भारतीय वायुसेना में या भारतीय वायुसेना के सर्विस में प्लेस कर दिया जाएगा। दरअसल उन्होंने ये कहा कि इस समय डीआरडीओ ऐसी स्थिति में आ सकी है कि जो की टाइमलाइंस हैं इनको अनाउंस किया जा सकता है। उन्होंने कहा एम का प्रोग्राम रफ्तार के साथ आगे बढ़ रहा है और ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन होगा इंडियन डिफेंस सेक्टर के लिए, क्योंकि हम अपने 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को फील्ड करने की तैयारी करने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा, रही बात रोल आउट की तो इसके बारे में भी आपको जल्द ही पता चल जाएगा।
इस समय बहुत चुनिंदा देश ही हैं जो कि फिफ्थ जनरेशन फाइटर्स को विकसित कर पाए हैं। इसमें अमेरिका, रशिया, चाइना है जिनके पास ऑपरेशनल जो एयरक्राफ्ट है वो मौजूद हैं, जबकि तुर्की और कोरिया जैसे देश इसको विकसित करने में लगे हैं। डीआरडीओ चीफ ने कहा कि एम का सिर्फ एक एयरक्राफ्ट नहीं है, बल्कि ये एक प्रतिबिंब होगा भारत की बढ़ती डिफेंस टेक्नोलॉजी का। आगे इस प्रोग्राम पर बात करते हुए डीआरडीओ चीफ ने ये कहा कि इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना हमारे लिए आसान नहीं था, बल्कि इसके लिए हमें बहुत सारी जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज हैं वो विकसित करनी पड़ी। हमें एक ऐसी डिज़ाइन तैयार करनी थी जो कि स्टेल्थ को भी प्राप्त करे, इसके अलावा जो एजिलिटी है वो भी इसमें बनी रहे, मनोवरेबिलिटी काफ़ी हाई हो, और उसमें हमें जो कटिंग एज सेंसर हैं वो इस्तेमाल करने थे। और हम एक ऐसा एयरक्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जो कि कॉन्टेस्टेड एयर स्पेस में भी घुस करके जो एनिमी के एसेट्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर सके। अब यहाँ पर जो 2 इंजन पावर करने वाले हैं, इनमें पहला इंजन जनरल इलेक्ट्रिक F414 होगा जो कि मार्क 1 स्टैंडर्ड को पावर करेगा, और दूसरा इंजन होने वाला है बेसिकली इंडिजिनस 110 किलोन्यूटन थ्रस्ट क्लास का, जो कि एम का मार्क 2 को पावर करेगा। एक चीज़ हम स्पष्ट कर दें कि अभी जिस एयरक्राफ्ट के टाइमलाइन की बात चल रही है वो एम का मार्क 1 है। एम का मार्क 2 की जहाँ तक बात रही तो इस पे अभी अपडेट्स नहीं है, और माना जा रहा है कि जब तक इंजन की डील फाइनलाइज नहीं हो जाती, कोई एग्जैक्ट टाइमलाइन के बारे में डीआरडीओ भी कमिट नहीं कर सकता। हमारी अगली बड़ी अपडेट गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट से आ रही है। गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट एक के बाद एक जो बड़े कारनामे हैं वो करती जा रही है, और जिस रफ्तार से ये काम कर रहा है, कोई बड़ी बात नहीं होगी आने वाले भविष्य में अगर हम एडवांस जेट इंजन्स को भारतीय वायुसेना के फाइटर जेट्स में आते देखें। कल की रिपोर्ट में हमने आपको बताया था ब्रह्मोस एरोस्पेस के बारे में, जहां पर उन्होंने कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर मॉड्यूल को तैयार किया है, लेकिन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टैब्लिशमेंट इस पर पीछे नहीं है। जीटीआरई की तरफ से सक्सेसफुली जो अध्ययन का कार्य है, जिसमें 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल सिस्टम को अध्ययन किया गया था, ये पूरा किया जा चुका है। इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया जाएगा कि ये मैन्ड और अनमैन्ड दोनों जो फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, उसमें अपनी सहभागिता को सुनिश्चित कर सकें। इसमें ये जो थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल्स हैं, इनका इस्तेमाल इंजन में किया जाएगा। इससे बेसिकली जो थ्रस्ट मैनिपुलेशन है, वो हमें तीनों एक्सेस में देखने को मिलेगा, जिसमें पिच या और रोल शामिल हैं, ताकि एयरक्राफ्ट की जो मनोवरेबिलिटी और एजिलिटी है, उसको एनहांस किया जा सके। जीटीआरई के इस लेटेस्ट डेवलपमेंट को ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, खासकर अगर हम भारत के एरोस्पेस कैपेबिलिटी के परिप्रेक्ष्य में बात करें, क्योंकि 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग की जहाँ तक बात रही, तो ये एयरक्राफ्ट को एक ऐसी एबिलिटी प्रदान करता है कि जहाँ पर ये थ्रस्ट डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं, फिर चाहे वो तीनों डायमेंशंस की ही बात हो, और ऐसे में जो एयर टू एयर कॉम्बैट में एडवांटेज है वो काफ़ी स्वाभाविक बन जाता है। और क्योंकि इस समय जीटीआरई इसी प्रकार के टेक्नोलॉजीज पे काम करे, तो आने वाले भविष्य में हम ये भी देखेंगे कि भारत में जो कुछ एडवांस चीज़ें हैं वो होती नजर आएंगी इंजन डेवलपमेंट के क्षेत्र में, क्योंकि जीटीआरई का यहाँ पर एम काफ़ी क्लियर है। उनका कहना है कि हम भारत के किसी भी इंडिजिनस फाइटर एयरक्राफ्ट प्रोग्राम से हार नहीं मानेंगे। उनका लक्ष्य लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से लेकर एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तक है, और उनको इस चीज़ का भरोसा है कि ये जो बेसिकली 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल है, आने वाले भविष्य में आपको जो कावेरी इंजन का आफ्टर बर्नर वेरिएंट है उसमें भी देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि इस थ्रस्ट वेक्टरिंग नोजल को बेसिकली ड्राई कावेरी इंजन के जो आफ्टर बर्नर वेरिएंट है उसमें इंटीग्रेट किया जा सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो तेजस प्रोग्राम के लिए ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।